हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अनीता सचदेवा जंतु विज्ञान से संबंधित पाचन क्रिया का वर्णन कर रहे हैं। ये आपको अध्ययन कराएंगे। पाचन क्रिया सबसे पहले यही है, पाचन क्रिया की मानव में ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसकी आवश्यकता है। पाचन क्रिया के अंतर्गत जो भोजन हम लेते हैं उसे हम सरल और घुलनशील या विसरणशील बनाते हैं, जिससे रुधिर की सहायता से आसानी से हर कोशिका में भोजन पहुंच जाता है। पाचन क्रिया पढ़ने से पहले क्या है, इस पाचन नाल या आहार नाल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आहार नाल या जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इसके मुख्य भागों का वर्णन किया गया है। पाचनाल या एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में 8 से 10 मीटर लंबी होती है। एक कुंडलित नली होती है जिसमें ये पूरी पाचन क्रिया पूरी होती है। पाचन क्रिया की शुरुआत या इस आहार नाल का सबसे पहला भाग बक्कल कैविटी कहलाता है या मुख गुहा। मुख गुहा का प्रारंभिक भाग मुख कहलाएगा। मुख गुहा में दांत आते हैं, जीभ आती है। दांत और जीभ का पूरा वर्णन यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि दांत का यदि लेते हैं तो ऐसे दांत के प्रकार आ जाते हैं, उसकी विशेषताएं आ जाती है, उसकी संरचना आ जाती है, तो टॉपिक बहुत लेंदी हो जाता है। केवल हम पाचन नाल के मुख्य भाग और पाचन क्रिया को ले रहे हैं। मुख गुहा अपने पीछे ग्रसनी में खुलती है या फेरिंग्स क्या रहता है। ग्रसनी वो भाग है जो नेसल पाथ से भी जुड़ता है। नेसल पाथ नासामार्ग, यहाँ से वायु ग्रसनी तक पहुँचती है और मुख गुहा से भोजन, यानी ये वे भाग रहता है या जहाँ पर भोजन और वायु एक साथ रहते हैं। ग्रसनी अपने पीछे ग्रास नली से संबंधित होती है। ग्रास नली वक्ष गुहा से उदर तक पहुँचती है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ग्रास नली का प्रारंभिक भाग जो ग्रसनी से जहाँ से संबंधित होता है उसे निकलक द्वार कहते हैं। निकलक द्वार या जिसे गलेट कहेंगे, इसी के साथ पे घाटी द्वार होता है जो श्वास नली से संबंधित होता है। यहाँ पे श्वसन तंत्र तो लेंगे नहीं, तो इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। श्वास नली के जो आपका ग्लोटिस है, इसी के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है एपिग्लोटिस, जो इससे भोजन निकलते समय बंद रखता है। लेकिन यदि हम भोजन निकलते समय बोलते हैं तो भोजन के कण इसमें आ जाते हैं और जब तक बाहर नहीं आते खांसी आती रहती है। इसके बाद ग्रास नली अपने पीछे उदर गुहा में पहुँचती हैं। उदर गुहा में पहुँचते ही ये एक सबसे मुख्य भाग में खुलती है। देख रहे हैं आप, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो इसका सबसे चौड़ा और मुख्य भाग रहता है। इसे अमाशय कहते हैं। अमाशय के 4 मुख्य भाग होते हैं। जो ग्रास नली के पास वाला भाग होता है इसे कार्डिक रीजन कहते हैं, ये कपाट से इसमें खुलता है। दूसरा ये फूला भाग फंडिक रीजन कहलाता है। तीसरा भाग बॉडी ऑफ स्टमक कहलाता है। बॉडी ऑफ स्टमक आंत से संबंधित है। ये कुंडलित भाग जो इसके 7.5 मीटर लगभग लंबी कुंडलित नली रहती है, इसे आंत कहते हैं। इंटेस्टाइन में खुलेगा। लेकिन अमाशय का वह भाग जो आंत से संबंधित होता है या जिसका ये ज्वाइंट रीजन होता है, ये पाइलोरिक रीजन कहलाता है। तो इस तरह अमाशय के 4 भाग हैं, कार्डिक रीजन, फंडिक रीजन, बॉडी ऑफ स्टमक और पाइलोरिक रीजन। अमाशय अपने पीछे ये हमने बताया आंत से संबंधित होगा। इस आंत में 2 भाग हो गए, एक छोटी आंत ये भाग रहेगा और एक रहता है ये बड़ी आंत आपका रहेगा, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और एक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है इसके 2 मुख्य भाग रहते हैं, एक ग्रहणी और दूसरा आपका इलियम। लेकिन एक भी इसका मध्यांत भी कहलाता है। ग्रहणी इसका यू शेप के आकार का भाग होता है और इस यू के आकार के बीच वाले भाग में अग्नाशय ग्रंथि होती हैं। ये पेनक्रेटिक ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रेटिक डक्ट, यानी आपके अग्नाशय जो नली होती है इसके द्वारा ग्रहणी में खुलेगी। लेकिन इसी के साथ
पित्ताशय से पित्त नली भी खुलती है। पित्ताशय में मालूम है पित्त रहता है जो यकृत से स्रावित होता है, और पाचन क्रिया में मुख्य इसका मेन काफ़ी वसा के पाचन में इसका मुख्य रोल रहता है। गृहिणी अपने पीछे कुंडलित नली इलियम में खुलती है। इलियम यहाँ तक एक कुंडलित भाग है, वैसे पाचन क्रिया पूरी भी हो जाती है, आगे बताएंगे। और इसका संबंध ये बड़ी आंत से होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत का मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक सीकम, और ये यू के आकार का कॉलोन, रेक्टम, एनस। सीकम जो रहेगा इसका ये प्रारंभिक भाग रहता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं एक नली छोटी सी लगी रहती है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या इसे कृमि रूपी प्रशीर्षिका जो हमारे में एक अवशेषी अंग के रूप में होती है, और गाय भैंस जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं ये उसमें लंबी और काम करती हैं। वहाँ पे सेलुलोज का पाचन होता है। हम लोगों में सेलुलोज का पाचन जो थोड़ा है वो बड़ी आंत में ही हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ पे हम लोगों में कोई क्रिया नहीं होती, अवशेषी अंग के रूप में है। यदि कभी इसके अंदर भोजन के कण चले जाते हैं तो ये खराब होने लगती है, एक पस की तरह फोड़े में बदल जाती है, जिससे दर्द होता है, और इसे फटने से पहले या खराब ज़्यादा होने से पहले ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कॉलोन, ये वाला भाग एक पिछले भाग रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम जो रहेगा वो एनस से संबंधित रहता है। ये इस तरह आहार नाल के मुख्य भाग रहेंगे। दोबारा से देख लीजिए, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, ये भाग पूरा छोटी आंत, और ये भाग बड़ी आंत। आहार नाल के भाग पढ़ने के बाद अब आती है पाचन क्रिया। यहाँ पर आहार नाल की उसकी संरचना बिल्कुल नहीं ली गई है, नहीं तो आगे यदि हम डीपली पढ़ते हैं तो एक एक दीवार की मसल्स या पेशियों का भी वर्णन देता है, लेकिन वो नहीं। हम इसके बाद सीधा पाचन क्रिया पर आते हैं। पाचन क्रिया, इस क्रिया में जैसे हमने आपको बताया कि जो भी पाचन क्रिया होगी, ठोस और अविसरणशील भोजन जो रहता है इसको तरल और विसरणशील अवस्था में बदला जाता है। यह सरल विसरणशील यानी रिस्क कर कोशिका में भोजन जाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन के द्वारा इसी भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी। मुख्य रूप से जो पाचन होगा वो किस किस चीज़ का रहता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का रहता है। सेलुलोज भी है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन क्रिया में शुगर में बदला जाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। मानव में पाचन क्रिया एक्स्ट्रा सेलुलर रहती है। बाह्य कोश के पाचन, बाह्य कोश के पाचन का मतलब ये है कोशिका से बाहर पाचन होगा, और यानी आहार नाल में होगा, और वहाँ से पचा भोजन रुधिर के द्वारा कोशिका तक पहुँचाया जाता है। क्योंकि हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, असंख्य कोशिकाओं से बना है, और जब जिनका शरीर एक कोशिकीय यानी अमीबा, पैरामीशियम जैसे हैं, वो उनमें इंट्रासेलुलर अंतः कोशिकीय कोशिका के अंदर ही पाचन हो जाता है। पूरी पाचन क्रिया जल विश्लेषण हाइड्रोलाइसिस है, जल का मुख्य भाग है, क्रिया है। जल के द्वारा ही अघुलनशील घुलनशील में बदलता है, और एंजाइम उत्प्रेरक की तरह काम करती हैं। पाचन क्रिया जिस भाग से होती है, यानी अभी हमने आहार नाल के भाग पढ़ा है आपको। पहला भाग मुख गुहा, तो सबसे पहले मुख गुहा में ही भोजन आएगा, तो डाइजेशन भी वहीं से शुरू हो जाता है। तो मुख गुहा में पाचन पहला भाग है। जैसे ही मुख गुहा में भोजन आता है मुंह के अंदर, अब मुंह में आपको मालूम है दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं, तीनों का ही काम रहेगा। दांत का मैंने पहले भी बताया, कोई एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं है, बस काम ही बताए गए हैं जो पाचन क्रिया में दांतों के काम हैं। भोजन को चबाना, जीभ का काम उलटना पलटना, मिलाना लार में, लार का काम
जो इसमें लार ग्रंथि से जो लार निकलता है, ये भोजन में मिलकर इसको मॉइस्ट या गीला भी बनाता है, मुंह गुहा को भी गीला बनाता है, क्योंकि लार के अंदर 99.5% वाटर ही रहता है। लार म्यूकस तो थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि इसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है। इस तरह भोजन का पाचन मुख गुहा से ही हम लोगों में शुरू हो जाता है। टाइलिन क्या करता है, कुछ परसेंट मन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण लगातार रोटी को चबाते रहने से कुछ समय बाद जो है उसमें मिठास का अनुभव होता है। मुख गुहा से भोजन जो है तीजा ग्रस्ती से होता हुआ ग्रास नली में पहुंचता है, तो दूसरा भाग आपका पाचन को जो शुरू होगा वो ग्रास नली से पाचन शुरू होगा। तो ग्रास नली में पाचन जो रहेगा, इसमें यहाँ केवल म्यूकस मिलता है और भोजन जो है आसानी से आमाशय में पहुँचता है, यानी मुख गुहा से भोजन ग्रस्ती में, ग्रस्ती से निकलक बार से ग्रास नली में आएगा। अब भोजन आहानल के मुख्य भाग आमाशय में आता है। आमाशय पहले भी बताया मुख्य भाग है, चौड़ा भाग है, बैग लाइक है। 3-4 घंटे यहाँ भोजन आसानी से रहता है। यहाँ पे इस आमाशय की दीवार की खास विशेषताएं ये हैं, वैसे इसकी हमने बताया मसल्स की कोई भी रचनाएं नहीं ली गई हैं, केवल यहाँ पे क्रमक कुंजन को समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसकी जो गति होती है मसल्स के कारण वहाँ पर ये भोजन पिसता है और एकदम लई के समान हो जाता है। अब इसको जो पिसा हुआ एकदम लुगदी के समान हो जाता है उसे काइम कहते हैं। साथ ही आमाशय की दीवार के संपर्क में जैसे ही भोजन इसकी वॉल के कांटेक्ट में आता है, इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो हार्मोन्स के कारण उत्तेजित हो जाती हैं और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। हार्मोन्स का काम हमेशा कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें हैं जो भोजन में आकर मिल गया है, 99% वाटर ही रहेगा और ओनली 0.2 से 0.5% HCl रहता है। HCl की क्वांटिटी आप देख रहे हैं बहुत कम है, इसलिए बहुत ही डाइल्यूट रहेगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ज़ाइमोजेनिक्स एंड पेप्सिनोजन एंजाइम भी निकालेगी। थोड़ा बहुत थोड़ा लाइपेस या एमाइलेस भी कहा जाता है यहाँ से निकलता है। जैसे एमाइलेस और लाइपेस अग्नाशय रस से ज़्यादा निकलते हैं। अब इसमें एक और रेनिन है। रेनिन क्या करता है, ये मुख्यतः बच्चों में ज़्यादा होता है और बड़ों में इसमें, और ये दूध बड़ों में कम ही है। और ये रेनिन का काम क्या रहता है, ये जो मिल्क की प्रोटीन होती है जो घुलनशील अवस्था में होती है उसको अघुलनशील में बदलता है। अघुलनशील में बदलने के कारण आमाशय में ये ठहर जाता है और आसानी से इस प्रोटीन का पाचन हो जाता है। मिल्क प्रोटीन का पाचन आसानी से होता है। हम लोगों में पेप्सिन के कारण ही हो जाता है, तो बच्चों में ये रहेगा, यानी ये दूध से दही की अवस्था में बदल जाता है जिससे ठहरता है, पाचन आसानी से होता है। अब इसमें जो जो चीज़ें निकली हैं जैसे HCl है, पेप्सिन है, रेनिन है, तीनों के काम लिए जाएंगे। तो HCl का काम क्या रहता है, HCl का काम भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करना है, उसको सड़ने से रोकना है और कठोर चीज़ों को गलाना है, लार के प्रभाव को ख़त्म करना है। पेप्सिनोजन जो इनएक्टिवेट फॉर्म में ही काम नहीं कर रहा है उसे सक्रिय पेप्सिन में बदलना है। पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन पर मेन काम कर रहा है और प्रोटीन को छोटे टुकड़ों प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। रेनिन पहले भी बता दिया है, घुलनशील मिल्क की घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील अवस्था में बदलता है। आमाशय में ये पाचन होने के बाद भोजन ड्यूडेनम में पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी का ये आंत का एक भाग है, हमने पहले भी बता दिया है। आंत के इस भाग में दो चीज़ें आपकी आकर मिलेंगी। पहला तो इसमें आपका रहेगा अग्नाशय से अग्नाशय रस, दूसरा पित्त से
पित्ताशय से पित्त रस आकर मिलेगा। सबसे पहले इसमें इंटेस्टाइनल जैसे ड्यूडेनम रीजन में आता है हार्मोन्स जो निकलते हैं, उसमें से सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या जठरवर्धक। सिक्रेटिन अम्लता को कम करता है, जैसे क्योंकि गैस्ट्रिक हार्मोन्स जितने भी थे ये अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, और अग्नाशय के जो हार्मोन एंजाइम हैं वो आपका क्षारीय माध्यम में काम करेंगे। तो यहाँ वैसे भी एसिडिटी अम्लता को रोका जाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी रोकता है, कोलेसिस्टोकाइनिन निर्गमन गुंजन को कम करता है, और जठरवर्धक नाम से ही है अमाशय के जितने काम है उसको पीछे रोक देता है। अब भोजन में पहले पित्त रस आकर मिलेगा, बाइल आकर मिलेगा। बाइल की विशेषताएं जो रहेंगी, ये हरे पीले रंग का रहता है, क्षारीय है, जैसे बताया अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आकर मिलेगा वो क्षारीय माध्यम में ही काम करेगा। यकृत के से स्रावित होता है, प्रतिदिन 800 से 1000 होता है। 92% इसमें वाटर है, बाकी पित्त लवण है, बाइलिरुबिन है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स हैं। बाइल के कार्य पहले ही हो गए हैं, अम्लीय माध्यम को समाप्त करेगा और क्षारीय माध्यम करेगा। क्षारीय नहीं करेगा तो अग्नाशय रस के एंजाइम काम नहीं करेंगे। बैक्टीरिया को नष्ट करता है। वसा का इमल्सीकरण, देखा जाए तो ये तो काम इसके मेन है। वसा का इमल्सीकरण यानी उसको तेल की बूंदों में तोड़ना, पचा नहीं रहा है, केवल उसको तोड़ रहा है, इमल्सिफिकेशन कर रहा है। इमल्सीकरण करने से वसा का आगे पाचन जो इसके ऊपर एंजाइम काम करने वाले होते हैं वो आसानी से काम करते हैं। यदि ना तोड़े तो वसा का डाइजेशन जो होगा वो बहुत देर से होगा या नहीं होगा। विषैले पदार्थों को, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने में मदद एक माध्यम के तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि बाइलिरुबिन आरबीसी के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ये भी बाइल से होते हुए इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स और बाद में बाहर निकल जाते हैं। तो पित्त जो होगा मेन क्षारीय माध्यम कर रहा है, वसा का इमल्सिफिकेशन कर रहा है, और इसके बाद जो होता है इसमें अग्नाशय रस जो है वो भोजन में आकर मिलेगा। पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पेनक्रियास मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गृहिणी में ही आकर इसकी नली खुलती है, और ना हो तो आप एक बार फिर दोबारा से इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो पहले मैंने इसको लेकर चली थी, दिमाग में हो तो पहले उतार लीजिएगा। यहाँ पे पेनक्रियास है, गॉल ब्लैडर से पित्ताशय से पित्त भी आकर मिला है, और पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो इसको यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस को पहुँचाएगी। पेनक्रियास सबसे बता दें पहले आपको ये जो है एक ऐसी डक है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी इससे हार्मोन्स भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है, और वो भी एंजाइम क्या है? कंप्लीट एंजाइम्स, यानी तीनों के पाचन के लिए ये एक ऐसी है ग्रंथि जिसमें तीनों के पाचन के एंजाइम निकलेंगे, कार्बोहाइड्रेट के भी, प्रोटीन के भी और वसा के भी, और नहीं तो दूसरी जगहों से किसी न किसी चीज़ में एक चीज़ की तो की कमी ही रहती है। तो पेनक्रियाटिक जूस में अब क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे वो आप देखेंगे। तो पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से मेन एंजाइम हैं? पहला आपका ट्रिप्सिन है, जो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में रहता है, और ट्रिप्सिनोजन एंट्रोकाइनेस के द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर ही काम करेगा। आमाशय में प्रोटीन आपकी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में टूट चुकी होती हैं, ये आगे उसको रखता है और इसको पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। इसके बाद एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। एमाइलेज स्टार्च पर काम करेगा, माल्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज वसा पे काम करता है और इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। न्यूक्लियस नाम से ही है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पे करेगा, ये इसको न्यूक्लियोटाइड्स और फिर न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट में तोड़ेगा, ब्रेकअप कर देता है। तो इस तरह अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, यानी जो मुख्य भोजन जिसका पाचन होना है सभी के पाचक के एंजाइम है, इसलिए इसे कंप्लीट
ग्लैंड्स, एक तरीके एंजाइम्स भी कहते हैं, यहाँ पर होते हैं। इसके बाद भोजन इलियम रीजन में आता है, यानी गृहिणी के जो मुख्य कुंडलित भाग है जहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगी, इससे इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा। इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या चीज़ें होंगी? एक एरेप्सिन एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होंगे? एरेप्सिन है जो क्या करेगा, प्रोटीन के पाचन को आगे चालू रखता है, और पॉलीपेप्टाइड्स जितने भी रहेंगे जो बटे हुए, वो उसको किस में ये तोड़ देगा, अमीनो एसिड्स में, यानी यहाँ पर प्रोटीन का पाचन जो है वो पूरा हो जाता है। इंटेस्टाइन लाइपेज या स्टेप्सिन, ये वसा, बची हुई जो वसा रह गई है पाचन हुए, उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे जो दूसरी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे माल्टेज गेहूँ की है, लैक्टेज मिल्क की कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रेज है, इन तीनों को ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज एज के एंजाइमों का नाम एन में, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में। इसके अलावा इसमें आपका चौथा जो एंजाइम रहता है वो न्यूक्लिक एसिड्स, यानी आपका न्यूक्लियस रहेगा। ये प्रोटीन, ये वसा, ये कार्बोहाइड्रेट, ये न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोसाइड्स में टूटे हुए हैं, इसको आगे नाइट्रोजन बेस और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह जो एंजाइम्स यहाँ पर आकर पूरी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है, आप शुगर भी कह लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुगर या ग्लूकोज में हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाती हैं। पूरी पाचन क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन तक के पूरा हो जाता है। यहाँ इस भाग पर आकर केवल सेलुलोज का है वो बड़ी आंत पे हो जाता है, ये दूसरा थोड़ा बहुत। यहीं पर इस भाग में क्या होते हैं, रसांकुर रहते हैं, फिंगर्स लाइक उंगली नुमा उभार रहते हैं, इसी की दीवार के रहते हैं। इसके नीचे रुधिर केशिकाएं होती हैं। ये रुधिर केशिकाएं क्या करती हैं, इस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं और हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पर अवशोषण क्रिया को नहीं लिया गया है। आगे जो कभी टॉपिक आएगा तो वो थोड़ा सा वो भी लेंदी रहता है, वहाँ केवल पाचन क्रिया लिया गया है, जिसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुकी है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। थैंक यू। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।